राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से बुरी तरह से लताड़ लगाई है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 8वीं समीक्षा वाले प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए 10 मार्च को भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होते हैं, अच्छे या बुरे नहीं होते। आतंकी घटनाओं के पीछे की मंशा के आधार पर आतंकवादियों को बांटना बेहद खतरनाक है। इससे वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ चल रही मुहिम प्रभावित होगी। रुचिरा ने इस बात पर जोर देकर कहा कि सभी प्रकार के आतंकी हमले, चाहे वह इस्लामोफोबिया, सिख विरोधी, बौद्ध विरोधी या हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह से हो, वह निंदनीय है। दिल्ली की शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें शुक्रवार को राउट एवेन्यू अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने सिसोदिया को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट में ईडी के वकील ने सिसोदिया की रिमांड के लिए अपनी दलीलें दी थी और 10 दिन के पुलिस रिमांड की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने 17 मार्च तक मनीष सिसोदिया को ईडी रिमांड में भेजने का फैसला सुनाया। बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक भारतीय रेल लगातार प्रगति कर रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 7 मार्च को जानकारी दी कि सुपर फास्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत जल्द पूर्वोत्तर भारत में भी चलाई जाएगी। रेल मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 के दिसंबर महीने तक वंदे भारत ट्रेन सिक्किम के रंगपो में भी शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पूर्वोत्तर में रेल सेवाओं के विकास के लिए केंद्र ने वर्ष 2014 के 2000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया है। देश के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इस कड़ी में अब देश भर में शुरुआती चरण में लगभग 1.50 लाख से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों को विकसित किया जाएगा। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों द्वारा बीते मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार अमली जामा पहनाने के लिए स्थानों का चयन भी किया जा चुका है। इस परियोजना के तहत ब्लड प्रेशर, शुगर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के शुरुआती चरण का सही समय पर जांच और उपचार किया जा सके, यही स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रमुख लक्ष्य है। सिक्किम दुनिया का पहला जैविक राज्य कई माह पहले ही बन गया था, लेकिन अब उसे प्रमाण पत्र भी मिल गया है। लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सिक्किम को 6 मार्च को दुनिया के पहले जैविक प्रदेश का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। सिक्किम को अपराध मुक्त प्रदेश और सबसे अच्छे प्रशासन वाला राज्य भी माना गया है। केंद्रीय संचार मंत्रालय ने इसे लेकर सिक्किम को बधाई दी है। सिक्किम के पहला जैविक प्रदेश बनने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम के 4 मंत्रियों के साथ मिलकर एक विशेष डाक कवर भी जारी किया। बता दें कि वर्ष 1960 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम ने जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाए और अब यह राज्य दुनिया का पहला जैविक राज्य है और पूरी दुनिया में इसे मिसाल की तरह पेश किया जाता है। भारतीय नौसेना को एक और सफलता हाथ लगी है। नौसेना ने बीते मंगलवार INS विशाखापट्टनम से मध्यम दूरी के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया है। MRSAM पूरी तरह से भारत में निर्मित है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बड़ा कदम है। यह मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी विमानों और हवाई दुश्मनों को मार गिराने में भी सक्षम है। दुश्मन की सही जानकारी मिले इसके लिए इसमें कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, रडार सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, एडवांस्ड लॉन्ग रेंज रडार, रीलोडर व्हीकल और फील्ड सर्विस व्हीकल आदि शामिल किए गए हैं। देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। साथ ही भारतीय सेना में शामिल बेटियां देश की रक्षा भी बखूबी कर रही हैं। ऐसे ही एक बेटी कर्नल गीता राणा ने बीते गुरुवार इतिहास रचा है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि कर्नल गीता राणा पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड और दूरस्थ इलाके में फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। कर्नल गीता चीन सीमा पर तैनात स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप को कमांड करेंगी। बता दें कि सेना ने हाल ही में महिला सैन्य अधिकारी के लिए 108 भर्तियां निकाली हैं, जिनमें वे कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, ऑर्डिनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर समेत अन्य शाखाओं की स्वतंत्र यूनिट को कमांड कर सकेंगी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान कई बुनियादी अधिकारों से वंचित महिलाओं एवं लड़कियों के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश बन गया है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 मार्च को जारी एक बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान के नए शासकों ने ऐसे नियम लागू करने पर जोर दिया है जिनसे ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां अपने घरों में कैद हो गई हैं। बयान के अनुसार अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान ने उदारवादी रुख अपनाने का वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद उसने कठोर नियम लागू किए हैं। उन्होंने छठी कक्षा के बाद लड़कियों की शिक्षा के साथ ही पार्कों और जिम जैसे सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की मौजूदगी तक पर प्रतिबंध लगा दिए। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए राज्य सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। लगभग 900 किलोमीटर लंबे 4 धाम यात्रा मार्ग में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बन रहा है। प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। राज्य के सभी गेस्ट हाउस में भी चार्जिंग पॉइंट की सुविधा मिलेगी। इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का सर्वे पूरा कर लिया गया है। ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है। साथ ही पर्यावरण के नुकसान को भी कम करने से ई वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछली बार यात्रा के दौरान मौतों से सबक लेते हुए पैदल मार्ग पर हर किलोमीटर पर अब डॉक्टर की टीम ऑक्सीजन के साथ तैनात रहेगी। पहली बार बीमार यात्रियों के लिए एयर एम्बुलेंस सुविधा भी शुरू की जा रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को योगी सरकार ने बीते शुक्रवार मंजूरी दे दी है। मंत्री परिषद की बैठक के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। यूपी के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि 27 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट का आदेश आया था, जिसके अगले ही दिन 28 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त जस्टिस राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 6 माह का समय दिया गया था। आयोग ने आधे से भी कम समय में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। इस रिपोर्ट को मंत्री परिषद की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर डटी रहने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस का बदमाशों से आमना सामना जारी है। बीते 6 वर्षों में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों की संख्या 178 पहुंच गई है। इलाहाबाद पश्चिमी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने 7 मार्च को बताया कि मार्च 2017 से अब तक पुलिस व बदमाशों के बीच 10,500 से अधिक मुठभेड़ हुई है। इनमें बदमाशों का मुकाबला करते हुए 12 पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इसी के साथ बीते 6 वर्षों में पुलिस मुठभेड़ में 23,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। देश में प्रति व्यक्ति सालाना आय पिछले 8 वर्षों में दोगुनी हुई है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के समय 2014 से 15 में नॉमिनल टर्म में देश में सालाना प्रति व्यक्ति आय 86,647 रुपए थी, जिसके 2022 से 23 में मौजूदा कीमतों पर दोगुनी बढ़कर 1.72 लाख पहुंचने का अनुमान है। एनएसओ द्वारा 6 मार्च को पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2014 से 15 के 72,805 रुपए से 35% बढ़कर वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान 98,118 रुपए के स्तर पर पहुंच गई। आंकड़ों के अनुसार कोरोना का असर कम होने के साथ 2021 से 22 और 2022 से 23 में प्रति व्यक्ति आय में तेजी देखने को मिली है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजारों में से एक है। फोन पे और बोसन कंसल्टिंग ग्रुप की बीते शुक्रवार एक हालिया रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 2026 तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 3 गुना से अधिक बढ़कर 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में केंद्र सरकार ने जमीनी स्तर पर वित्तीय लेन देन के लिए फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस उद्देश्यों के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। यूपीआई की सफलता ने नए प्रतिमान गढ़े हैं। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्माता सतीश कौशिक का 66 वर्ष की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। 9 मार्च को हुई उनके निधन की खबर से न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है, बल्कि उनके अभिनय की प्रशंसक जनता भी शोक में डूब गई है। सतीश कौशिक को 8 मार्च को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां 9 मार्च को वे इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर चले गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बीते 7 मार्च को गगनयान की सुरक्षा के लिए रेलवे ट्रैक पर पैराशूट का परीक्षण किया है। ये परीक्षण 1 और 3 मार्च को चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में किया गया। इसरो ने बताया कि इन पायलट पैराशूटों का इस्तेमाल गगनयान मिशन में किया जाता है।
दरअसल गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की कोशिश है। इसके लिए पैराशूट सिस्टम का फुल प्रूफ होना बेहद जरूरी है। इस परीक्षण का उद्देश्य पैराशूट की ताकत और उसकी क्षमता को आंकना था, ताकि भविष्य में गगनयान के क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग कराते वक्त किसी तरह की परेशानी न हो।